हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं पिछले वीडियो वाली व्यंजन संधि याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं चतुर्थी संधि के अनुसार 1, 2, 3, 4 के बाद में यदि 1, 2 आए और श आए, सभी प्रकार के श, तो इनके स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा, तब तो चतुर्थी संधि हो जाएगी। और 3, 4 आए और पदांत तो 3, 4, 5, 1 सभी आ सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरा वर्ण हो जाएगा, ये जशत्व संधि हो जाएगी। और यदि पांचवा वर्ण है तो ये 1, 2, 3, 4 के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाएगा। ये हमारी अनुनासिक संधि थी। अनुनासिक संधि में जशत्व और अनुनासिक पांचवा और तीसरा दोनों प्रकार के रूप बनेंगे। इस प्रकार से चतुर्थी, जशत्व और अनुनासिक संधि का प्रकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि के अनुसार यदि पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के आगे ह वर्ण हो तो ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण के अनुसार ही चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। तो ये देखिए कैसे, यदि पद के अंत में 1, 2, 3, 4 के बाद में ह वर्ण हो तो हमें क्या करना है, पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण यानी पूर्व वाले वर्णों के अनुसार सवर्णता, पूर्व वाले वर्णों के अनुसार सवर्णता करनी है। अब सवर्णता ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं वो आभ्यंतर यत्नों में जब देखेंगे तो बाह्य यत्नों में ह को रखा गया है महाप्राण में। एक तो रखा गया है इसको महाप्राण में, दूसरा महाप्राण के साथ में इसको जो ग्रुप है उसमें से घोष, संवार और नाद में, घोष, संवार और नाद में इसमें रखा गया है। तो घोष, संवार, नाद और महाप्राण, इसकी सवर्णता ज्ञात करने के लिए, ह की जैसी सवर्णता ज्ञात करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से अगर देखें तो पहला और तीसरा तो होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा तो इनमें से बचा। फिर उसमें भी घोष, संवार और नाद को देखेंगे तो एक चौथा वर्ण ही ऐसा है जो ये चारों शर्तें पूरी कर रहा है। घोष, संवार, नाद और महाप्राण, इन सबको चौथा वर्ण पूरा करता है। इसलिए ह को, ह की जगह चौथे वर्ण का सवर्ण कर देंगे। इसीलिए इसका संधि का नाम पूर्व सवर्ण रखा गया है, यानी कि पूर्व वाले वर्ण के अनुसार सवर्णता। तो दोबारा से देखेंगे, इसमें पदांत में 1, 2, 3, 4 आने पर ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण कर देंगे। तो इस संधि का कार्य विकल्प से होता है, अर्थात इसमें जशत्व संधि भी कार्य करेगी। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, वाक प्लस हरि, तो ये पहले वर्ण के बाद में ह आ रहा है। तो अब तक जब हम जशत्व में देखते थे तो जशत्व में तो क्या होता था, पहले के बाद में 3, 4, 5 और है वर्ण आएंगे तो पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये तो जशत्व के अनुसार, तो ये वाक का की जगह ग हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा वाघरी। ये तो जशत्व के अनुसार हुआ। और पूर्व सवर्ण में क्या होगा, पहले के स्थान पर चौथा वर्ण, पहले के स्थान पर हो जाएगा चौथा वर्ण, और चौथा वर्ण होता है घ, इसलिए ये बन जाएगा वाघरी। इसी प्रकार से अच हीनम में देखेंगे, पहले वर्ण के बाद में ये ह आ रहा है, तो इसलिए पूर्व सवर्ण के अनुसार पहले की जगह चौथा वर्ण, पहले की जगह चौथा करेंगे तो च, छ, ज, झ, तो इसलिए ये हो जाएगा झ, तो ये बन जाएगा अज्झीनम। इसी प्रकार से ये जो झ हो रहा है ये ह के स्थान पर हो रहा है। इसी प्रकार से ऊपर वाले में जो ह हुआ, ह की जगह पे घ हुआ था, यहाँ पे ह को चेंज करेंगे, बाद वाले वर्ण को, ह को। इसी प्रकार से तद हितम में ह के स्थान पर पहले वाले के अनुसार चौथा वर्ण करेंगे तो द तीसरा होता है, तीसरे की जगह कर देंगे चौथा, तो चौथा वर्ण ध, तो है की जगह ध कर देंगे, तो तद धितम, तो तद धितम इसका पूर्व सवर्ण हो जाएगा। जबकि जशत्व करें
तो द की जगह तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण की जगह तीसरा ही वर्ण होगा जशत्तु में, तो ये तद्धितम ही रहेगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, षड प्लस हया। यहाँ षड की जगह षट भी लिखा हुआ आ सकता है और षट या शश, तो ये भी शश श मूर्धन्य श होता है और ट मूर्धन्य वर्ण है, तो यहाँ शश आए चाहे षट आए एक ही बात है। इसीलिए षड प्लस हया, तो षड प्लस हया तीसरे वर्ण को काट के चौथा वर्ण, क्योंकि बाद में आ गया ह, तो यहाँ ह की जगह पे ये चौथा वर्ण कर देंगे, तो ये बन जाएगा षड्ढया ढ, तो ये बन जाएगा षड्ढया। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो चौथा वर्ण कर रहे हैं वो चौथा वर्ण ह के स्थान पर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात है कि यदि उद उपसर्ग के बाद स्था धातु आए, इसको एक नोट के रूप में समझेंगे कि उद उपसर्ग के बाद स्था धातु आए तो स के स्थान पर थ पूर्व सवर्ण हो जाएगा। अब चूंकि ये भी स के द के अनुसार हो रहा है, इसलिए इसको भी पूर्व सवर्ण में रखा गया है। देखेंगे उद के बाद में स्था धातु है, जैसे कि स्थानम, स्थाय, स्थित, इस प्रकार से है, जबकि शुरू में क्या आएगा उद। तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, ये वैसे ही याद हो जाएगा कि उद तो आएगा ही सही, उद के बाद में स्था धातु आएगी, तब यहाँ स के स्थान पर थ आदेश हो जाएगा। तो ये जो स के स्थान पर थ आदेश किया, ये भी बाह्य यत्नों के अनुसार किया। जैसे कि हम देखते हैं बाह्य यत्नों को अगर देखेंगे तो बाह्य यत्नों के अनुसार स को अघोष, विवार और श्वास पहले दूसरे वर्ण के साथ में रखा गया। पहले दूसरा वर्ण और सारे स इनको रखा गया अघोष, विवार और श्वास में। साथ ही साथ ये होता है श महाप्राण होते हैं, तो अघोष, विवार, श्वास और महाप्राण, ये चारों की जो शर्तें, जो शब्द जो वर्ण पूरा कर रहा है वो है त वर्ग में से अगर देखें तो त, थ, द और ध। इनमें से अगर देखें तो अघोष, विवार, श्वास होगा सिर्फ त और थ के पास होगा, द और ध ये नहीं होंगे। तो अघोष, विवार, श्वास की शर्त पूरी करेंगे ये, और फिर महाप्राण होगा इनमें से थ इसमें से महाप्राण होता है, इसलिए ये त भी कट गया। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात हो गई, इनको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि थ के स के स्थान पर थ हो जाएगा। तो देखेंगे उद प्लस स्थानम, तो उद प्लस स्थानम में सबसे पहले तो द की जगह जशत्व संधि करेंगे, तो द के बाद में स आ रहा है, तो जशत्व नहीं, इसमें चर्तु संधि होगी। तो चर्तु संधि के अनुसार पहला वर्ण द की जगह हो गया यहाँ पे त, तो ये बन गया उत। फिर स्थानम में स को चेंज करेंगे, स की जगह लग जाएगा थ लग गया, तो ये बन गया उत थ थानम। अब यहाँ पे थ और थ दो बार हो गए, तो इसलिए हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था लोप संज्ञा, उसके अनुसार इस थ का लोप हो जाएगा। तो इस विशेष नियम में हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, यदि उद उपसर्ग के बाद में स्था धातु आए, उद उपसर्ग के बाद में स्था धातु आए, तो यहाँ पे द की जगह स हो जाता है और स का भी लोप हो जाता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के द यहाँ से गायब ही हो जाएगा, सिर्फ ऊ बचेगा, और बाकी जो काम नहीं, स यहाँ से गायब हो जाएगा। उद के बाद में स्था धातु आए तो यहाँ पे स की जगह थ हो जाएगा और वो थ भी बाद में गायब हो जाएगा। तो इसलिए हमें यही ध्यान रखना है, सिर्फ उद के बाद में ये था ही बचेगा, और जो चत्व, जशत्व या अनुनासिक जो कार्य हो रहा है वो हमें कार्य करना है। जैसे कि उद प्लस स्थानम में उद का तो उत हो गया, और स्थानम में ये स आखिर में जाके थ बन के गायब हो गया, तो ये बचा सिर्फ थानम, तो उत थानम। इसी प्रकार से उद प्लस स्थाय में स बन गया थ, और थ बाद में लोप हो गया, तो इसलिए बन गया ये उद प्लस थाय, तो ये उद का उत, तो उत्थाय। इसी प्रकार से उद और स्थित में स का थ होकर के लोप हो जाएगा और उद का उत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा उत्थित।
तो ये बन जाएगा उत्थित, ये उत्थित बन जाएगा। तो ये पूर्व वाले वर्ण के अनुसार इसमें सवर्णता देखी जा रही थी, इसलिए इस संधि का नाम हो गया पूर्व सवर्ण। पहले तो हमने क्या किया, ह के स्थान पर चौथा वर्ण किया, ह के स्थान पर हमें चौथा वर्ण करना है, और साथ ही यदि उद उपसर्ग के बाद में स्था धातु आए तो वहाँ पे स की जगह थ हो जाएगा और स्थ का भी लोप हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगली संधि की ओर। अगली संधि परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि के अनुसार त वर्ग के आगे ल वर्ण हो, त वर्ग मतलब सारे त थ द ध न, इनके आगे ल वर्ण हो तो त वर्ग के स्थान पर भी ल आदेश हो जाएगा। इसलिए इस परसवर्ण संधि को लत्व संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ल आदेश हो रहा है। और इसका सूत्र तोड़ली, इस सूत्र को भी हम इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, त वर्ग के आगे ल आए तो त के स्थान पर ल हो जाएगा, त वर्ग के स्थान पर ल हो जाएगा हमेशा। जैसे कि हम देखेंगे सत प्लस लाभ, ल वर्ण आ रहा है, बाद में ल देखना है। अब इसमें बाद में ल देखना है, बाद में ल हो तो जो शुरू में त वर्ग के जो शब्द जो वर्ण आया उसके जगह पर ल आदेश हो जाएगा, इसलिए इसको परसवर्ण का है। इसमें बाद वाले को देखना है, बाद में ल को देखना है, बाद में ल आया है तो ल के अनुसार पहले वाला भी ल हो जाएगा। तो सत लाभ तो त के स्थान पर ल, तो ये हो गया सल्लाभ। ऐसे ही उद लास, ये भी त वर्ग का है तो ल के अनुसार ये भी हो जाएगा उल्लास। ऐसे ही पद लव, तो यहाँ बाद में ल आ रहा है तो पहले वाला भी ल हो जाएगा पल्लव। ऐसे अब इसमें एक विशेष बात ये है कि यदि अनुनासिक वर्ण न आए तो अनुनासिक न की जगह पे अनुनासिक ल अनुस्वार वाला होगा, चंद्र बिंदु वाला ल लगेगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, विद्वान लिखती, ये विद्वान लिखती, जब ये विद्वान लिखती आ रहा है तो न के स्थान पर ल, ये वाला ल होगा तो ये विद्वान लिखती। ऐसे यहाँ आ गया श्रद्धावान लभते, ये श्रद्धावान वही अनुनासिक न आया तो इसलिए ल के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ल, चंद्र बिंदु वाला ल, तो इसलिए बन जाएगा ये श्रद्धावान लभते। तो ये अनुस्वार का ध्यान रखना है सिर्फ, तो ये इसकी विशेष बात है। बाकी संधि में और ज़्यादा कुछ नहीं है। परसवर्ण संधि बहुत आसान है कि त के आगे ल आए, त वर्ग के आगे ल आए तो त वर्ग के स्थान पर भी ल हो जाएगा, ये परसवर्ण संधि। फिर अगली संधि की ओर चलते हैं, ये है अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि के 2-3 प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रकार जिसका सूत्र है मो अनुस्वार। पद के अंत में स्थित म हो और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। बहुत ही आसान है। यदि पद के अंत में म आए और म के बाद में कोई सा भी व्यंजन आए, ये पदांत बन रहे हैं सब। स्वदेशम ये भी एक सार्थक करते और सेवते इसका भी एक सार्थक करते, इसलिए ये पदांत हो गए। तो ये म आए, म के बाद में व्यंजन आए तो इसका अनुस्वार जानते हैं हम, ऊपर बिंदु लगा करके ऐसे अनुस्वार हो जाता है। तो हम देखेंगे स्वदेशम सेवते, इसका ये हो गया स्वदेशम सेवते, यहाँ पे ये अनुस्वार लग गया। ऐसे अगला उदाहरण है हरिम सेवते। हरिम सेवते म के बाद में वही व्यंजन आ जाए तो ये हरिम सेवते। अब इसका अगला नियम है, यदि पद के बीच में म और न आए और उसके बाद में कोई झल वर्ण आए, झल प्रत्याहार हम देखेंगे जिसमें होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स ह, ये आए तो म और न का अनुस्वार हो जाता है पद के बीच में। जैसे उदाहरण देखिए मनान सी, अब ये पद बीच है, सी का कोई अर्थ नहीं है, मनान का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से हन सी, सी का कोई अर्थ नहीं, हन का कोई अर्थ नहीं, नम का कोई अर्थ नहीं, स्थिति का कोई अर्थ नहीं, मतलब इनके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे, इसलिए ये हो गया पद बीच। पद बीच में
म या न आए तो उनका भी अनुस्वार हो जाएगा यदि आगे झल वर्ण हो। ये न है, यहाँ पे भी न है, यहाँ पे म है। इस प्रकार से पद बीच में जब अंत में न या म आए उसके बाद में झल वर्ण आए, झल वर्ण या झल वर्ण के अनुसार यहाँ पे श है तो ये स आ गया, यहाँ पे भी स आ गया। तो न के बाद में स आ गया तो इसका भी अनुस्वार हो जाता है, ये मनांसी। इसी प्रकार से न के बाद में स आ रहा है तो ये हंसी अनुस्वार हो गया। म के बाद में स आ रहा है तो नंस्यति। यहाँ पे वर्ण तो हमने सारे ले रखे हैं झल वर्ण के अनुसार, 1 2 3 4 श स है, जबकि उदाहरण में हमने सिर्फ स वाले उदाहरण दिए हैं, सारे उदाहरण स वाले दिए। क्यों? क्योंकि इन 1 2 3 4 में एक नियम और काम करता है, वो है अगला नियम। अगली संधि ये है अनुस्वार परसवर्ण संधि, यानी कि अनुस्वार संधि तो काम कर ही रही है, इसमें परसवर्ण भी काम करेगी। देखिए कैसे, यदि पद बीच में अनुस्वार के आगे वर्गों के एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण के अनुसार पंचम आदेश हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 का उदाहरण नहीं लिया, क्योंकि 1 2 3 4 अगर आगे हों तो इसमें फिर परसवर्ण भी काम करेगा, और परसवर्ण काम करके यहाँ पे पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा पहले वाले के अनुसार। जैसे कि हम देखेंगे अन कित, अब न या म के बाद में आना है तो न तो ये आ गया, न के बाद में झल वर्ण, झल या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के अनुसार क आ गया, तो ये पहले तो बन जाएगी इसमें अनुस्वार संधि, ये बन गई अंकित। न का अनुस्वार हो जाएगा, न का अनुस्वार होकर के अंकित बन गई। इसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए इसी के अनुसार इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा ये अनुस्वार। ये जो अनुस्वार है ये इसी के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ग। मान लें यहाँ पे पहला क वर्ग नहीं हो कि च वर्ग हो तो ये हो जाएगा ये, ट वर्ग हो तो ये वाला हो जाएगा। ये सब यही अनुस्वार चेंज होगा इनमें, तो इसलिए इसमें अनुस्वार और परसवर्ण दोनों संधि काम करेगी। तो इसको देखते हैं कि अनकित, न का पहले अनुस्वार हो गया अंकित, और फिर अनुस्वार का भी बाद में पंचम वर्ण हो गया अंकित। इसी प्रकार से दिनान प्लस क, तो न का पहले तो अनुस्वार हो गया ये दिनांक, और फिर इसका पंचम वर्ण आदेश हो गया ये दिनांक। इसी प्रकार से न का अनचित में न का पहले ये अनुस्वार हो गया अनचित, और फिर च वर्ग के अनुसार यहाँ पे पंचम वर्ण आदेश हो गया अंचित। इसी प्रकार से देखेंगे व्यंजनम में न का अनुस्वार हो जाएगा, ये हो गया व्यंजनम, और फिर च वर्ग आ रहा है इसलिए च वर्ग के अनुसार इसका पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा, ये पंचम वर्ण इसमें ये च वर्ग का। इसी तरह से आगे के उदाहरण देखेंगे। पंडित में न का अनुस्वार हुआ और आगे ट वर्ग का है ड, इसलिए ट वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा अण, ये आदेश हो जाएगा तो पंडित। ऐसे कुंठा में भी कुंठा। अब हंती, तो पहले तो अनुस्वार लग गया हन ती, और फिर अनुस्वार का पंचम वर्ण बन जाएगा त वर्ग के अनुसार, तो त वर्ग का पंचम वर्ण होता है न, इसलिए हो गया हंती। ऐसे ही गमता में हो गया गंता, और गुम्फित का बन गया गुम्फित, पंपा का बन गया पंपा। आगे देखेंगे, ये तो थे पद के बीच में, पद बीच वाले शब्द थे ये अंकित, दिनांक, इनके कोई मुख्य अर्थ नहीं निकलते, सार्थक अर्थ नहीं निकलते। अब देखते हैं पद अंत हो। यदि पद अंत हो और वहाँ पे अनुस्वार हो तो ऐसे अनुस्वार को उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य व ल हो तो यहाँ पे अनुस्वार संधि भी होगी और परसवर्ण संधि भी होगी। यहाँ पे दोनों संधियाँ काम करेगी। एक तो जो पिछली संधि पढ़ी हमने अनुस्वार, और फिर अब इस संधि में जो हम अनुस्वार के बाद में परसवर्ण कर रहे हैं वो दोनों, जिसे कह रहे हैं अनुस्वार परसवर्ण। जैसे उदाहरण देखेंगे
त्वम करोषि, तो अनुस्वार संधि के अनुसार तो त्वम करोषि ये बन गया। ये तो सिर्फ अनुस्वार संधि काम करी, तो एक तो ये वाला भी काम करेगा। फिर इसके बाद में अनुस्वार परसवर्ण, इसको परसवर्ण करेंगे तो क वर्ग के अनुसार यहाँ पे ग, तो ये बन जाएगा त्वं करोषि। तो एक तो त्वम करोषि भी सही है यहाँ पे और त्वं करोषि भी सही है, ये दोनों रूप बनेंगे। इसी प्रकार से त्वम चतुरः, त्वम चतुर में अगर देखें अनुस्वार संधि के अनुसार से मैं का तो अनुस्वार होकर के त्वम चतुरः, तो ये त्वम चतुरः सिर्फ बन गए अनुस्वार संधि। इसके बाद में परसवर्ण करेंगे तो च वर्ग के अनुसार यहाँ पे यह आदेश हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा त्वं चतुरः। तो ये दोनों रूप बन गए, त्वं चतुरः और त्वं चतुरः, ये अनुस्वार संधि और अनुस्वार परसवर्ण। जबकि पदंतो और पद का बीच हो तो सिर्फ अनुस्वार परसवर्ण संधि काम करेगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं समधि, कई बार पूछा गया ये उदाहरण। तो सम प्लस धी है, तो सबसे पहले तो अनुस्वार कर दिया, तो संधि ये वाला रूप भी सही है, हम संधि लिखते हैं तो ये रूप भी लिखते हैं संधि, और पंचम वर्ण आदेश करेंगे अनुस्वार परसवर्ण के अनुसार। पंचम वर्ण करने पर न भी आदेश हो जाएगा, इसलिए ये संधि भी सही है। यहाँ पे संधि लिखते टाइम ये संधि भी लिखते हैं हम और ये संधि भी लिखते हैं। इसी प्रकार से संज्ञा लिखेंगे तो ये वाली संज्ञा भी सही है। और ज्ञा, ज्ञा जो वर्ण होता है ये ज प्लस य से मिलकर बना होता है, तो ये ज वर्ग के अनुसार, ज वर्ण के अनुसार यहाँ पे च वर्ग का पंचम आदेश यानी कि संज्ञा, ये वाला पंचम वर्ण होगा, इसलिए यहाँ पे संज्ञा भी सही है और संज्ञा भी सही है, दोनों सही है। इसी प्रकार से अन्य और उदाहरण है समयंता, इससे संयंता और यह के अनुसार संयंता, यही आदेश होंगे। आगे हम देखते हैं जो ये पहली अनुस्वार परसवर्ण संधि अनुस्वार संधि थी उसका अपवाद, मो अनुस्वार है उसका सूत्र था, उसका अपवाद है कुछ शब्द ही हमें याद रखने। शब्द क्या है, जैसे कि सम उपसर्ग के बाद में राट या राज्य शब्द हो तो ये म अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जो ये म का अनुस्वार करते हुए आ रहे हैं हम, ये अनुस्वार नहीं होगा कब, कि सम उपसर्ग के बाद में राट या राज्य शब्द हो, ये अपवाद है। तो इस अपवाद में इन दोनों शब्दों को याद रख लीजिएगा। जैसे सम प्लस राट है तो इसे हम सम्राट इस प्रकार से लिखते हैं, सम्राट आपने कहीं देखा भी होगा। इसी तरह से साम प्लस राज्यम में साम्राज्यम, तो ये अनुस्वार नहीं होकर के ये नीचे ऐसे चला जाता है। ये आपने ये शब्द देखे होंगे सम्राट और साम्राज्यम, इन दोनों शब्दों को याद रख लेंगे तो इससे आपको याद रह जाएगा ये अपवाद वाले शब्द हैं। तो अब हम इन संधियों को एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। शॉर्ट में देखने के लिए ये वापस से देखते हैं। सबसे पहले थी पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि में पदांत में यदि 1 2 3 4 है, उसके बाद में है तो है के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाएगा। सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, पूर्व सवर्ण में है के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाएगा। और इसमें एक विशेष नियम था कि उद के बाद में स्थ धातु हो तो स की जगह थ हो जाएगा और थ का भी बाद में लोप हो जाएगा। तो इनके उदाहरण ये है, जैसे उद प्लस स्थानम का बन जाएगा उत्थानम, और ये है की जगह चौथा वर्ण होगा तो जैसे वाकहरी तो है की जगह घ हो जाएगा वाघरी, दोनों बन जाएंगे। यहाँ पे जशत्व भी काम करेगा। दूसरी संधि हमने देखी परसवर्ण संधि, इसका सूत्र है तोड़ली, यानी कि त वर्ग के बाद में ल वर्ण हो तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाएगा। ये तोड़ली सूत्र से हमें याद आ जाएगा परसवर्ण संधि का। और यहाँ पे ल आदेश हो रहा है इसलिए इसे लत्व संधि भी कह देते हैं। तो जगत प्लस लीला, तय की जगह ल कर देंगे जगत लीला। उत प्लस लेख, ये त वर्ग की जगह ल कर देंगे तो द की जगह ल उल्लेख। उल्लिखित, विद्वान लिखित, ये इसका थोड़ा सा विशेष नियम है कि यहाँ पे न आए तो यहाँ पे चंद्रबिंदु वाला ल होगा, ये वाला ल करेंगे तो इसलिए विद्वान लिखती और श्रद्धावान लभते। तो ये हो गई हमारी पूर्व सवर्ण और परसवर्ण। फिर हम देखी थी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में मो अनुस्वार है इसका सूत्र था, और पदांत में म हो बाद में व्यंजन हो तो इसका
अनुस्वार हो जाता है। और पद के बीच में म या न हो, बाद में झल वर्ण हो, तो भी उसका अनुस्वार हो जाता है। इसका एक सूत्र है, न पदाश्च तस्य झली। झल वर्ण हो और पद के अंत में हो, पद के अंत में नहीं हो, न पदाश्चंतस्य। तो अनुस्वार संधि में हम ध्यान रखेंगे, पदांत में म हो, फिर व्यंजन हो तो अनुस्वार, और पद बीच में म न हो, बाद में झल हो तो भी अनुस्वार। फिर अनुस्वार परसवर्ण के अनुस्वार होने के बाद में जब परसवर्ण भी काम करे, कि पद के बीच में अनुस्वार के बाद में 1 2 3 4 हो, तो यहाँ पे इसके अनुसार 5वां वर्ण हो जाएगा अनुस्वार की जगह। और पद के अंत में अनुस्वार के बाद में यही वर्ण हो, 1 2 3 4 और ये वर्ण, तो यहाँ पे परसवर्ण और अनुस्वार दोनों होगा, यानी कि 5वां वर्ण भी होगा और अनुस्वार भी होगा, अनुस्वार दोनों होंगे। तो ये हो गया अनुस्वार परसवर्ण संधि। तो इस प्रकार से ये चारों संधि हमने आज पढ़ी। और अनुस्वार संधि का अपवाद था, मो अनुस्वार सूत्र का अपवाद ये था, सम उपसर्ग के बाद में राट या राज्यम शब्द हो तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा, यानी कि ये बनेगा सम्राट और साम्राज्यम। ये इसके अपवाद देख लिए हमने। इसके बाद में बाकी के व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।